कभी सोचा है कि कुछ धातुएं इतनी खास क्यों होती हैं? मतलब वो इतनी मजबूत, रंगीन और हमारी दुनिया के लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए आज आवर्त सारणी के कुछ सबसे दिलचस्प तत्वों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लोहा, एक ऐसा तत्व जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। तांबा, जिसने हमारे शहरों में रोशनी पहुंचाई। और सोना, एक ऐसी धातु जिसने हमेशा से हमारी कल्पना को एक तरह से कहे तो कैद किया है। तो ये सिर्फ धातुएं नहीं हैं, ये तो हमारी सभ्यता की बुनियाद हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्या चीज इन्हें इतना अनोखा बनाती हैं? इसका जवाब छिपा है इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा पीरियोडिक टेबल के एक बहुत ही खास हिस्से में, एक ऐसा एरिया जो कह सकते हैं कि नियमों को जरा अलग अंदाज में मानता है। तो पीरियोडिक टेबल के ठीक बीच में आपको मिलेगा डी ब्लॉक। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से एस ब्लॉक के जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं उनके बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन इस खास क्लब का मेंबर बनना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए एक ऑफिशियल नियम है, एक साइंटिफिक डेफिनेशन है जो ये तय करती है कि कौन सी धातुएं असल में ट्रांजिशन मेटल कहलाने के लायक हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक ट्रांजिशन मेटल के पास एक अधूरा डी सबशेल होना चाहिए। मतलब उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह होनी चाहिए। बस यही एक छोटा सा नियम है जो सारा खेल बदल देता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। स्कैंडियम और जिंक को देखिए। स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट में एक अधूरा 3D ऑर्बिटल है, 3D1, तो ये टेस्ट पास कर गया। लेकिन जिंक को देखिए, उसका 3D ऑर्बिटल 3D10 पूरी तरह से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि टेक्निकली जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं। तो फिर इन धातुओं को इतना खास बनाने वाला असली सीक्रेट क्या है? देखिए, यह सब कुछ आकर टिकता है इनके इलेक्ट्रॉन्स के बर्ताव पर, खास तौर पर उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो डी ऑर्बिटल में रहते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में भरते हैं, है ना? लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक अंदर वाले डी शेल में जाते हैं जिसे हम कहते हैं N-1D, और यही वो छोटी सी बात है जो इनकी सारे अनोखे गुणों की जड़ है। अब एक बहुत ही मजेदार केस देखते हैं, क्रोमियम का। अगर हम नियमों के हिसाब से चलें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3D4 4s2। सीधा साधा लगता है ना? लेकिन क्रोमियम नियमों को मानता ही नहीं। वो क्या करता है, 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर अपने 3D ऑर्बिटल में डाल देता है। सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत सॉलिड कारण है। और वजह है ये, प्रकृति को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बहुत पसंद है। एक आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल यानी D5 एक अधूरे भरे D4 ऑर्बिटल से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। तो बस इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्रोमियम नियम तोड़ देता है। अच्छा, अब तांबे यानी कॉपर को देखते हैं। क्रोमियम की तरह ही हम उम्मीद करेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन भी सीधा साधा होगा, 3D9 4s2। और एक बार फिर तांबा हमें चौंका देता है। ये भी वही काम करता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 3D ऑर्बिटल को पूरा भर लेता है। यहाँ भी वही सिद्धांत काम करता है। जैसे आधा भरा हुआ ऑर्बिटल स्टेबल होता है, वैसे ही एक पूरा भरा हुआ यानी D10 ऑर्बिटल भी जबरदस्त स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी की यही चाहत है जो इन धातुओं के बर्ताव को कंट्रोल करती है। तो ये जो अनोखा इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, इसका इन धातुओं के फिजिकल साइज पर भी बड़ा अजीब असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। हम क्या उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। और देखिए ऐसा होता भी है, पहली सीरीज यानी 3D से दूसरी सीरीज 4D तक। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है, दूसरी और तीसरी सीरीज की धातुएं लगभग एक ही साइज की हैं। ऐसा क्यों भाई? इसका जवाब है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। होता क्या है कि 5D ऑर्बिटल के भरने से ठीक पहले 4f ऑर्बिटल भरे जाते हैं। अब ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो न्यूक्लियस के चार्ज को ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, मतलब रोक नहीं पाते। नतीजा, न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को और भी जोर से अपनी तरफ खींचता है, और यही खिंचाव उस साइज को बढ़ने नहीं देता जो हम उम्मीद कर रहे थे। तो हमने देख लिया कि कैसे डी इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी और साइज पर असर डालते हैं। लेकिन इनकी सबसे मशहूर खूबी का क्या?
मतलब इनकी मजबूती? उसका जवाब भी उन्हीं डी इलेक्ट्रॉन्स में ही छिपा है। ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच एक बहुत मजबूत गोंद या ग्लू का काम करते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ग्राफ इसी बात को और मजबूती देता है। ये दिखा रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को। आसान भाषा में कहें तो किसी मेटल को उसके अलग अलग एटम्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीच की धातुओं के लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सबसे मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। तो देखा आपने, ये सब कुछ उनके डी इलेक्ट्रॉन्स का ही कमाल है। वो स्टेबिलिटी के लिए नियम तोड़ते हैं, वो अजीब तरीके से अपना आकार बदलते हैं और वो एक ऐसा मजबूत बॉन्ड बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। इन एलिमेंट्स ने सचमुच हमारी दुनिया को बनाया है। अब सवाल ये है कि इनके ये अनोखे गुण हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगे।